नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। प्राइम टाइम में आज पोरबंदर से करीब 300 किलोमीटर दूर समुद्री सीमा में हुई एक घटना जो बताती है कि पाकिस्तान के मंसूबे फिर से भारत को निशाना बनाने के रहे और आज वो नाकाम हुए। कराची से चली एक पाकिस्तानी नाव भारतीय सीमा में घुस आई। भारतीय एजेंसियों के पास पहले से मौजूद खुफिया जानकारी आगाह कर रही थी कि इस नाव में सब कुछ ठीक नहीं है। नौसेना और कोस्ट गार्ड के चलाए इस जॉइंट ऑपरेशन ने शायद किसी बड़े आतंकी मंसूबे को नाकाम कर दिया है। क्या 26/11 जैसे हमले की फिर से साजिश रची गई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान से नाव के जरिए आतंकी मुंबई में दाखिल हुए थे। भारतीय एजेंसियों की सूझबूझ ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरता। सीमा पार से गोलीबारी लगातार जारी है। वहीं इस तरह से पाकिस्तान के रास्ते भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक लाने की साजिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां चौकस हैं, उससे इस तरह की हरकत के लिए पाकिस्तान को हर बार मुंह की ही खानी पड़ रही है। लेकिन पोरबंदर से कुछ दूर हुआ क्या समुद्री सीमा में, इसको हम विस्तार से समझने के लिए अब सीधे चल सकते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, देखिए, ये जो पूरी घटना है ये 31 दिसंबर की है। सनसनीखेज घटना, जिस दिन पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था। उसी दिन पहली बार ये जानकारी खुफिया एजेंसियों से कोस्ट गार्ड को दी गई थी कि एक बोट है, एक नाव है जो भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही है। आप इस टीवी स्क्रीन पर जिस फिशिंग बोट को देख रहे हैं और ये जो जलती हुई नाव की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बेसिकली एक बड़ा धमाका हुआ उस नाव में, जो अनजान नाव थी। पाकिस्तान के पास कराची से करीब केटी बंदर से निकली थी भारतीय सीमा की तरफ, और उसे जब चारों तरफ से घेरा गया तो उसमें जो लोग सवार थे, हमें सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि इसमें धमाका किया जो लोग इस नाव पर मौजूद थे, और उसके बाद सब कुछ वहीं खत्म हो गया। कोई सबूत इस घटना के नहीं मिले हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। 31 दिसंबर को ही खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली इंटरसेप्ट्स के जरिए, फोन इंटरसेप्ट्स के जरिए, कि कुछ कीमती सामान भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भारतीय समुद्री सीमा में। कराची के केटी बंदर से भेजा जा रही थी ये नाव, और ये जानकारी जब खुफिया एजेंसियों के पास आई तो उन्होंने सबसे पहले कोस्ट गार्ड को सतर्क किया। जो सिक्योरिटी दूसरी एजेंसी थी उनको सतर्क किया गया, और जो लोकल पुलिस थी उसको भी सतर्क किया गया, और इसके बाद चौकसी बढ़ाई गई उस पूरे इलाके में। और जब कई घंटों की चौकसी और निगरानी के बाद जो कोस्ट गार्ड के जवान थे, उन्होंने करीब 10 से 12 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा के अंदर एक नाव उन्हें दिखाई दी, जिसमें बत्ती बुझी हुई थी। और बत्ती बुझी हुई थी, जिसके बाद उस नाव को कोस्ट गार्ड ने चेज किया, उसका पीछा किया। ये कहा गया उस नाव में जो लोग सवार थे उनको कि वो तुरंत आत्मसमर्पण करें। जो भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान हैं उनको उस बोट पर जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन उसके बाद अचानक जो लोग उसमें मौजूद थे उन्होंने एक बड़ा धमाका किया, जिससे कि उस बोट में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि इस पूरी घटना के कोई सबूत नहीं बचे हैं, क्योंकि बोट जलकर राख हो चुका है। यह भी माना जा रहा है कि जो लोग थे उसमें वो भी पूरी तरह से मारे जा चुके हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये बोट जो है, ये नाव जो है, इसमें कितना एक्सप्लोसिव था, क्या इसमें हथियार भी थे, क्या ये भारत किसी दूसरे ग्रुप को सामान पहुंचाने के लिए भेजा गया था, या इसमें आतंकी भी सवार थे। ये सब अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो सकता है कि कोई सबूत इसमें अभी तक नहीं मिला है। साथ ही एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये इसको ट्रेस किया गया। सबसे पहले ये नाव कराची के पास केटी बंदर से निकली, उसके बाद जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है उसने सर्वेलेंस करना शुरू किया, जो भी इंटरसेप्ट्स मिले थे सुरक्षा एजेंसियों से कोस्ट गार्ड को। उसके बाद जब ये नाव भारतीय सीमा के अंदर करीब 10 से 12 किलोमीटर अंदर पहुंची तो उसके बाद कोस्ट गार्ड के जहाज ने उसका पीछा करना शुरू किया। हमें यह बताया गया है करीब 1 घंटे तक उसको चेज किया गया, उस अनजान नाव को। और उसके बाद जब कोस्ट गार्ड ने उसको घेरा और ये कहा कि आप आत्मसमर्पण करें और भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों को उसमें जाने की अनुमति दी जाए, तो उसमें जो लोग सवार थे उन्होंने धमाका किया और सब कुछ जलकर राख हो गया। सिकता जी,
शुक्रिया हिमांशु। तो कुछ इस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी मंसूबे को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। यही है आज प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा। इसके लिए बहस में आज शामिल हो रहे हैं एक खास पैनल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, नितिन गोखले वरिष्ठ पत्रकार, कॉमोडर रिटायर्ड उदय भास्कर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी का। आप सभी लोगों का स्वागत है। और कॉमोडर उदय भास्कर, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये घटना 26/11 की याद दिलाती है। उदय भास्कर अभी तकनीकी कारणों की वजह से हम हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन नितिन, ये घटना क्या 26/11 की याद दिला रही है हमें? बिल्कुल। 26/11 में पूरी तरह से नहीं कहूँगा। इसमें एक उद्देश्य था उस नाव का, शायद कहीं आके हथियार ले आए, विस्फोटक जो थे साथ में, बारूद था, वो ले आके भारतीय तट पर, पश्चिमी तट पर उसको उतारा जाए। और आगे जो टारगेट क्या था ये अभी तक किसी को पता नहीं है, वो शायद इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पर वही मेथड जो 26/11 में इस्तेमाल की गई थी, उसी को इस बार शायद अंजाम देने की कोशिश थी। वो बोट जो कराची से चली थी, वो आके बीच समंदर में रुक गई थी, वो किसी का इंतजार कर रही थी। और जो इंटरसेप्ट्स हुए थे, एनटीआरओ ने जो इंटरसेप्ट्स एनटीआरओ को मिले थे, जो सुबह से 31 दिसंबर के सुबह से एनटीआरओ उस फोन कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर रहा था। 3 इंटरसेप्ट्स जो एनटीआरओ ने वहाँ रिकॉर्ड किए, उसमें ये पता चला कि बार बार वो नाव पे सवार लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, कीमती सामान है, हमें पता है, और 5-5 लाख रुपए जो रिसीवर्स हैं उनको दिए गए हैं, या 7 लाख रुपए दिए गए हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं। तब जाके कोस्ट गार्ड और नेवी को अलर्ट किया गया था। फिर कोस्ट गार्ड और नेवी ने अपने डॉर्नियर भेजे, फिर कोस्ट गार्ड की बोट गई। जो सीक्वेंस आपको पता है, जो अभी रिपोर्टर ने कहा। पर इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कराची से ये बोट चलती है तो कराची बंदरगाह पे भी एक निगरानी होती है, पाकिस्तानी नेवी की होनी चाहिए, कोस्ट गार्ड की होनी चाहिए। और उसमें से अगर आता है तो ये शायद उन्हीं को पता था कौन सी बोट जा रही है, और वो बोट अनफिशिंग लाइक एक्टिविटी जो कहते हैं, फिशिंग एक्टिविटी वहाँ नहीं कर रही थी, इसलिए उसमें सस्पेशन था। और उसके बाद उसको ट्रैक किया गया। उसके बाद जब उसको वार्निंग दी गई, उसके बावजूद वो नहीं रुके। ये भी सवाल लोगों ने उठाए हैं कि डीजल था, शायद डीजल स्मगलर थे, या जो तस्कर होते हैं वहाँ पे गुजरात कोस्ट पे वो थे। डीजल स्मगलर अगर पकड़े जाते तो ये इतना भागते नहीं, पहली बात। अगर भागते भी तो वो पहले डीजल को समुद्र में डंप करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, कोई अपने आप को उड़ा नहीं देता है। और अगर आप उसकी तस्वीरें देखें तो इसमें इतना बड़ा धमाका है, जो विस्फोटक अगर नहीं होते तो इतना बड़ा धमाका नहीं होता है। अगर कोई बोट में डीजल टैंक जलती है तो शायद आग लग सकती है, इतना बड़ा धमाका कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसमें एक मंशा थी टेरर अटैक की। टारगेट कौन था ये मैं नहीं कह सकता। लेफ्टिनेंट काद्यान, जो अनसुलझे सवाल जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे थे, क्या हम सेफली कह सकते हैं कि कोई आतंकी मंसूबे के लिए ही ये बोट कराची से चली थी भारत की तरफ? देखिए, इसमें आतंकवादी थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर वो स्मगलर होते या मशवारे होते तो सरेंडर करते। स्मगलर को भी क्या सजा मिलती? कोर्ट में केस चलता, कुछ सजा मिल जाती। अपने आप को लोग ब्लो अप जो करते हैं वो वही लोग होते हैं जो बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो सिर्फ टेररिस्ट ही होते हैं। उनकी ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन वो होती है। दूसरी बात, इससे अगर हम बड़े दायरे में देखें, ये उम्मीद की जाती थी कि पेशावर को अभी एक फोर्टनाइट ही हुआ है और पाकिस्तान के मंसूबे शायद थोड़े बदलेंगे। भारत की तरफ जो रवैया है कि उनकी जो नेशनल पॉलिसी है कि टेरर को एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करें, उसमें शायद कुछ दिन के लिए हॉल्ट आएगा अगर बदलाव नहीं है तो। लेकिन ऐसा नहीं लगता। सीज फायर पर भी वही वायलेशन हो रही 3-4 दिन से, ये हादसा भी हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि वोट वहाँ की थी। हमारे जो सुरक्षाकर्मी इसमें हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने इसको ट्रैक किया है, जो कोस्ट गार्ड के हमारे सुरक्षाकर्मी जिन्होंने इसको घेरा है, उनको वो सब बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें और 26/11 में अगर कोई समानता है वो सिर्फ रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन में है। ये 4 आदमी शायद हमला नहीं करने आए थे, लेकिन ये सामान जरूर पहुंचाने वाले थे। हो सकता है ऐसी बोट और भी आई हो या आने की प्लान हो, अगर ये निकल जाती तो और भी आएंगे। तो सतर्कता हमें बनाए रखनी पड़ेगी। हमको जो टेररिस्ट का खतरा है पाकिस्तान से, उसमें किसी किस्म की ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, हमारी जो तैयारियां हैं सुरक्षा कर्मियों की,
वो हमेशा ऊंचे दर्जे की रहनी चाहिए। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने ये साफ संदेश दिया, संसद में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संदेश भारत सरकार को पाकिस्तान तक पहुंचाना है वो सही शब्दों में पहुंचा दिया गया। बावजूद इसके इस तरह की हरकत सामने आती है। वाकई ये संदेश पहुंचा तो दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं। देखिए, कई ऐसे नासमझ लोग होते हैं जिनको संदेश मिलने के बाद भी वो समझना नहीं चाहते हैं। वैसे लोगों के काम को अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहिए और सरकार ने वही किया। नासमझ पाकिस्तान अगर फिर से बारूदों से भरा हुआ जहाज हिंदुस्तान की तरफ भेज रहा था तो सही समय पे उसे इंटरसेप्ट करके सही जगह पे उसे रोक के उसे खत्म कर देना यही हमारे हक में था और हमने ये अच्छी तरह से किया है। जैसे अभी जनरल कादियान साहब ने कहा कि तमाम जो हमारे फोर्सेस थे, चाहे वो नेवी के हों, चाहे कोस्ट गार्ड के हों, चाहे इंटेलिजेंस के हों, वो बधाई के पात्र है और हम सब उनको सल्यूट करते हैं। मगर मैं यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट भी रखना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा दिसंबर 3, 2014 को ही, अर्थात पिछले साल, RK दोवान साहब जो कि नेवी के चीफ हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा था जो तमाम अखबारों ने कवर किया था। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान से आ रहे जहाज हैं, चाहे वो नेवी के भी क्यों ना हो, बाकी मछुआरे जहाज है वो तो अलग विषय है, अगर नेवी के भी हों तो भी हमें हाई अलर्ट रहना है और हमें उन्हें बहुत सतर्कता के साथ डील करना है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रहा है वो यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिहादी थ्रेट है इन जहाज़ों से, नेवी के जहाज़ों से भी, क्योंकि मिलिट्री में भी इन्फिल्ट्रेशन जिहादी एलिमेंट्स का हो चुका है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय था। और उसके बाद नेवी ने एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया था, आपको मैं पढ़ देता हूं। वो स्टेटमेंट था, एंटायर वेस्ट coast is under continuous surveillance by ships and aircrafts of Navy and Coast Guard। तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से नेवी, कोस्ट गार्ड इत्यादि प्रिपेयर्ड थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, पाकिस्तान ऐसे मंसूबों को जरूर अंजाम देगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसे सही समय पे पकड़ा गया है। जी नितिन, पेशावर के हमले के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान को शायद अब ये समझ में आए कि आखिर इस तरह की घटनाओं के अंजाम क्या होते हैं, लेकिन ये समझ पाकिस्तान को नहीं आया है। ये बिल्कुल नहीं आएगा। पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि जो आतंकवादी है, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी काम करते हैं, वो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो उन्हें कभी भी वहाँ से उनको घेरेंगे नहीं, उनको बंदिश में नहीं डालेंगे। ये उनकी पहले से पॉलिसी रही है। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि पेशावर के बाद भी, मैं ये समझता हूँ कि पेशावर के बाद भी ये पॉलिसी जैसे कि तैसी है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो किसी आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो वो उस तरफ नॉर्थ वजीरिस्तान में होगा या अफगानिस्तान बॉर्डर पे होगा। पर जो आतंकवादी भारत के खिलाफ कश्मीर में या पूरे भारत में अटैक करना चाहते हैं, लश्कर तोयबा है, जहांगे JUM है, JEM है, ये अगर करना चाहते हैं तो उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में ISI उनको अपना एसेट मानती है और उन्हें इसलिए पालती है और उन्हें उनका पोषण करती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पॉलिसी में पेशावर के बाद भी कोई बदलाव आया है। जी लेफ्टिनेंट कादियान, कल तक सीजफायर वायलेशंस को लेकर जो सख्त संदेश इस तरफ से भेजे गए, डिफेंस मिनिस्टर ने ये तक कहा कि एक का जवाब दो से दीजिए। क्या ये इस वक्त यही पोजीशन भारत सरकार को लेना होगा? नहीं, पोजीशन तो भारत सरकार ने हमेशा ये ली है पिछले कुछ अरसे से कि अगर सीज फायर वायलेशन होती है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा और देना भी चाहिए। हम नहीं ये मंजूर कर सकते कि हमारे सिविलियन, हमारे सैनिकों की डेथ होती रहे और हम कुछ भी ना करें। ऐसे तो पॉलिसी पहले भी नहीं थी, अभी शायद उसमें और सख्ती आई है। पाकिस्तान के बर्ताव की नितिन ने बात करी, ये संकेत तो आपको 17 दिसंबर को ही मिल गया था जब नवाज शरीफ ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकवादी अच्छे बुरे नहीं होते, उन्होंने सिर्फ बोला तालिबान अच्छे और बुरे नहीं होते। उसमें LET शामिल नहीं है, जैश ए मोहम्मद शामिल नहीं, यानी वो ग्रुप शामिल नहीं है जो भारत के खिलाफ टेररिज्म लखवी का क्या हो रहा है वो तो सभी के सामने। ये देखिए, ये जो उनके पालतू हैं, ये तो LET वगैरह पंजाब में क्यों नहीं हमले होते, ये सारे और कहीं पेशावर में क्यों जाके होते हैं? क्योंकि उनकी सपोर्ट है। इलेक्शन में भी नवाज शरीफ को सपोर्ट मिली थी। अगर हम ये भी मान के चलें कि नवाज शरीफ की नीयत साफ है, वो खुद शायद शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? पाकिस्तान हुकूमत को चलाने वाली आर्मी है। वो काफ़ी अरसे तक उन्होंने पर्दे के सामने आके सत्ता संभाली, अब वो पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। तो नवाज शरीफ तो एक किस्म के मुखौता हैं, उनको बताया जाता है क्या बोलना है, वही वो बोलते हैं। तो पाकिस्तान के रवैये में
ये पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है ये तो उनके डीएनए में शामिल है कि किस तरीके से भारत को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से रोक लगाई जाए हमारी जो प्रोग्रेस, हमारी प्रगति हो रही है। ये जब तक वो उनकी मेंटल आउटलुक चेंज नहीं होगी, आतंकी हमले तो होंगे। पाकिस्तान, हम तो पहले भी कहते रहेंगे हमें तैयार रहना चाहिए, और भी हो सकते हैं। ये हमने पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है और सब बधाई के पात्र हैं, वो होना चाहिए। लेकिन गार्ड नीचे रखने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारी तो 5500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ये कहीं और से भी आ सकते हैं, तो ये निगरानी बनाए रखनी चाहिए। ज़मीन पर भी आ सकते हैं। ये पता नहीं शायद सामान देने आए थे या खुद हमला करने वाला थे या एक बड़ी टीम का हिस्सा थे, वो तो समय बताएगा। इन्वेस्टिगेशन जब होंगी, क्या सामान था इनके पास, बारूद थी उसमें तो कोई शक नहीं। कोई स्मगलर बारूद लेके नहीं चलता ना, अपने आप को उड़ाता है। तो ये आतंकवादी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शक नहीं है। लेकिन नितिन, जो बात लेफ्टिनेंट कादियान कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब हमेशा भारत ने दिया है, लेकिन पिछली सरकार और इस नई सरकार vis-a-vis पाकिस्तान को लेकर पोजीशनिंग में फर्क आप देख रहे हैं, या फिर ज्यादा सख्ती या ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आप देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और इसमें एक क्लैरिटी है डिसीजन मेकिंग में या डायरेक्टिव्स में, जो टॉप से जो आती है, उच्च स्तरीय जो डायरेक्टिव एक होता है। इसमें डायरेक्टिव ये है सेना को या नौसैनिकों को कि जो आप कार्रवाई करें, मुंह तोड़ जवाब भी दें, और हम जब तक ये वायलेंस पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। पैरेलली दोनों बातें नहीं होंगी। जो पिछले सरकार में एक प्रॉब्लम थी कि आप भले ही सर काट के ले जाए सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का, पर साथ में बातचीत करने की मंशा काफी होती थी। इस सरकार ने ये कहा है कि आप पहले वायलेंस बंद करें, हिंसा बंद करें, ये हमले बंद करें, तब हम देखेंगे कि आपकी नीयत क्या है। कुछ देर तक, उसके बाद आपसे बात करेंगे। शायद संबित पात्रा आपको ज्यादा बता पाएंगे, पर मेरी जो एक असेसमेंट है पिछले 7-8 महीनों में, ये है कि ये पैरेलल ट्रैक पे दोनों नहीं चलेंगे। ये डिफरेंस है पिछले सरकार में और इस सरकार में। जी, संबित पात्रा, सार्क समिट में हमने दोनों राष्ट्र के प्रमुखों का कोल्ड वॉर देखा। फाइनली फोटो ऑप हुई और दोनों का हैंडशेक हुआ, दोनों मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर। और भारत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि और बर्दाश्त नहीं होगा। बावजूद इसके आपको नहीं लगता सरकार को इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर एक पोजीशन लेना होगा ताकि पाकिस्तान समझे कि आखिर भारत क्या चाह रहा है, और वहां ये नई सरकार कहीं ना कहीं कुछ यूपीए सरकार की तरह है इस वक्त? नहीं, देखिए सिकता, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज से पहले जब भी इस प्रकार की घटना होती थी कि पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन कर रहा है या पाकिस्तान किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो हम जब डिबेट करते थे तो अक्सर डिबेट में एक वर्ड आता था कि अब हमें रेड लाइंस खींचना चाहिए, वी शुड ड्रॉप रेड लाइंस नाउ। और हम लोग कई बार समझ नहीं पाते आखिरकार ये रेड लाइन होता कैसे है, उसे कहाँ खींचा जाता है। हम बोलते तो थे रेड लाइन खींचना चाहिए, रेड लाइन खींचना चाहिए, मगर समझते बहुत कम लोग थे ये रेड लाइन कैसा होता है। और प्रधानमंत्री भी कई बार, बहुत रेस्पेक्ट के साथ में कहूंगा, पुराने प्रधानमंत्री कहते थे देयर शुड बी नो बिजनेस एज यूजुअल। और फिर हम समझते थे कि ये नो बिजनेस एज यूजुअल कैसा होता है वो भी पता नहीं चलता था। मगर अब इन सब चीजों की डेफिनेशन को लोग समझ रहे हैं। रेड लाइंस मतलब बिल्कुल नहीं बोलना, रेड लाइंस मतलब अगर बातचीत करने की कगार पे भी आ गए हो और अगर पाकिस्तान ने कोई मिस्टेक कर दिया हो, अगर सेपरेटिस्ट से बातचीत कर ली हो, तो वहां से भी वापस कर देना कि नहीं, बिहेव योरसेल्फ देन यू टॉक विथ अस। मतलब अगर घर के द्वार तक भी आ गए हैं वहां से भी वापस कर देना, ये रेड लाइन होता है। ये सब समझ में आया। नो बिजनेस एज यूजुअल अर्थात सार्क में अगर पीठ के सामने सामने भी पड़ गए तब भी बात नहीं करना। हाँ, एक हैंडशेक हुआ, वह कर्टसी हैंडशेक नेपाल जो होस्ट कंट्री था उसके लिए भी आवश्यक था, वरना पूरा सार्क समिट फेल हो जाता और एक खराब संदेश जाता कि देखिए नेपाल ने इसे ठीक तरीके से होस्ट नहीं किया। तो ये सार्क देशों को ध्यान में रखते हुए कर्टसी मेंटेन, डेकोरम मेंटेन करना भी अनिवार्य है। और शुरू में हमने बिल्कुल राइट सिग्नल्स दिए। जिस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी होना था, नवाज शरीफ साहब को बुला के एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया कि नया चैप्टर शुरू करना हम चाहते हैं, एक नई हुकूमत है हिंदुस्तान में, हम चाहते हैं कि फ्रेंडशिप से शुरू हो। अगर आप फ्रेंडशिप चाहते हैं तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मगर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बिहेव किया उसके बाद हमने रेड लाइंस एंड नो बिजनेस एज यूजुअल को डिफाइन किया है।